नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। वो मुद्दा जो कई लोगों की ज़िंदगी से सीधे जुड़ा है, पति या पत्नी का भरण पोषण, जिसे स्पाउसल मेंटेनेंस भी कहते हैं। और ख़ास तौर पर भारतीय कानून में इसे कम करने या ख़त्म करने के क्या कानूनी रास्ते हैं। हाँ, और ये जानना भी ज़रूरी है कि आज जो भी हम बात करेंगे वो हमारे पास जो जानकारी है, मतलब कानूनी नियम और कुछ हाल के कोर्ट के फैसले, उन पर आधारित है। बिल्कुल। और देखिए, भारत में भरण पोषण एक कानूनी जिम्मेदारी है। इसके पीछे, जैसा आपने कहा, कई कानून हैं, जैसे सीआरपीसी की धारा 125। हाँ, जो अब शायद बीएनएसएस में 144 हो गई है। बिल्कुल, 1 जुलाई 2024 से, पर सिद्धांत वही है। फिर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24-25 है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 20 भी है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इन स्रोतों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वो कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे मेंटेनेंस की रकम को मतलब कानूनी तौर पे कम या खत्म किया जा सकता है। और कोशिश रहेगी कि ये जो थोड़ी मुश्किल कानूनी भाषा है उसे आसान शब्दों में समझें। चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत में ये जो भरण पोषण का कानून है, ये सिर्फ पैसे का लेन देन तो है नहीं, है ना? इसके पीछे एक सामाजिक सोच भी है शायद। बिल्कुल है। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन हाँ, ये संतुलन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कानून भी ये मानता है कि भाई जिंदगी बदलती है, लोगों के हालात बदलते हैं। अच्छा। तो अगर किसी के हालात में कोई बड़ा बदलाव आता है, चाहे वो पैसा देने वाला हो या लेने वाला, तो मेंटेनेंस की रकम को बदला जा सकता है। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे कि ये बदलाव कैसे होता है, क्या आधार है इसके। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात कर लेते हैं। ये भरण पोषण, ये मेंटेनेंस है क्या असल में, और कौन मांग सकता है? मोटा मोटा समझें तो ये पति की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का आर्थिक सहारा बने अगर वो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकती। ओके। कानून तो हमने बता ही दिए, सीआरपीसी 125, अब बीएनएसएस 144, एचएमए 424 और 25, डीवी एक्ट 20। और हाँ, एक जरूरी बात, सीआरपीसी सभी धर्मों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2024 में फिर से साफ किया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी सीआरपीसी के तहत ये हक है। और ये रकम कैसे तय होती है? मतलब कितना पैसा देना होगा? क्या कोई सीधा सा हिसाब है, जैसे सैलरी का 10% या 20%? नहीं, ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर करता है, केस टू केस। अच्छा। अदालतें बहुत सारी चीजें देखती हैं। पति की कमाई कितनी है, उसकी अपनी ज़रूरतें क्या हैं, पत्नी की क्या ज़रूरतें हैं, उसकी कमाई है या नहीं, शादी कितने साल चली, रहन सहन का स्तर क्या था, बच्चे हैं तो उनका खर्च, बहुत कुछ। वो जो सुप्रीम कोर्ट का 2020 वाला केस था, राजनेश बनाम नेहा। हाँ, काफी सुना है उसके बारे में। हाँ, तो उसमें कोर्ट ने बकायदा 8 पॉइंट्स गिनाए थे जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे दोनों की आर्थिक स्थिति, पढ़ाई लिखाई, और ये भी कि क्या पत्नी ने शादी के लिए अपना करियर वगैरह छोड़ा था। समझ गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई या बिजनेस ठप हो गया, या दूसरी तरफ पत्नी को मेंटेनेंस मिल रहा था और उसने अच्छी नौकरी शुरू कर दी, कमाने लगी। हाँ, तो क्या वो आदमी खुद ही पैसे देना कम कर सकता है या बंद कर दे? ये बहुत अहम सवाल है और जवाब है बिल्कुल नहीं। आप खुद से ये फैसला नहीं ले सकते। अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा। बिना कोर्ट की परमिशन के पेमेंट रोकना या कम करना, इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। मतलब बकाया पर ब्याज लग सकता है, प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, और अगर जानबूझकर पेमेंट नहीं कर रहे तो जेल भी हो सकती है, हर महीने की चूक के लिए 1 महीने तक की। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर किसी के हालात सच में बदल गए हैं तो वो क्या करे? उसे कोर्ट जाना होगा। कानून में रास्ता है। सीआरपीसी की धारा 127, अब बीएनएसएस 146 और एचएमए की धारा 25, तो ये इसी के लिए है। आपको कोर्ट को यकीन दिलाना होगा कि जब पहला ऑर्डर हुआ था तब से अब तक परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन हुआ है, मतलब हालात काफी बदल गए हैं। ये भौतिक परिवर्तन ये किस तरह के हो सकते हैं? मतलब कौन से ठोस कारण हैं जिन पर कोर्ट मान सकता है कि हाँ, अब मेंटेनेंस कम या खत्म होना चाहिए? कई आधार हैं, कुछ मुख्य गिनवाते हैं। एक तो है पति की कमाई में भारी कमी। जैसे नौकरी चली गई, बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया, या कोई गंभीर बीमारी हो गई जिससे काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका पक्का सबूत देना होगा। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, मेडिकल रिपोर्ट, कुछ तो चाहिए। ठीक है। दूसरा, और ये आजकल बहुत अहम हो गया है,
पत्नी की कमाई बढ़ना या उसका नौकरी करना। अगर पत्नी ने कमाना शुरू कर दिया है या उसकी सैलरी काफी बढ़ गई है तो पति कह सकता है कि अब मेंटेनेंस कम किया जाए। यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। मान लीजिए पत्नी पढ़ी लिखी है, काम कर सकती है, पर कर नहीं रही, जानबूझकर, तब क्या होगा? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है और कोर्ट का नजरिया इस पर अब काफी सख्त हो गया है। अगर पत्नी काबिल है, स्वस्थ है और बिना किसी ठोस वजह के काम नहीं कर रही तो कोर्ट अब ये देखता है कि उसकी अनुमानित आय यानी इम्प्यूटेड इनकम क्या हो सकती थी। अच्छा, मतलब अंदाजा लगाना कि वो कितना कमा सकती थी? बिल्कुल। और उस अंदाजे के आधार पर मेंटेनेंस कम किया जा सकता है या कई बार मना भी किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक केस था, अर्चना गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता, 2010। उसमें एमबीए पत्नी को अंतरिम मेंटेनेंस नहीं मिला था। कोर्ट ने कहा कि भाई एचएमए धारा 24 आलसी लोगों के लिए नहीं है। अरे वाह! और सुप्रीम कोर्ट ने भी भूषण कुमार मीन 2009 वाले केस में यही कहा था कि पत्नी की कमाने की क्षमता को अनदेखा नहीं कर सकते। ये तो सोच में काफी बड़ा बदलाव है। अच्छा, और क्या आधार हो सकते हैं? तीसरा बिल्कुल साफ आधार है पत्नी का पुनर्विवाह। अगर पत्नी दोबारा शादी कर लेती है तो सीआरपीसी 125(4) के तहत उसका मेंटेनेंस का अधिकार अपने आप खत्म हो जाता है। ये तो सीधा है। हाँ, चौथा है पत्नी का आचरण। सीआरपीसी 125(4) में ही ये भी लिखा है कि अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही है या बिना किसी वाजिब कारण के पति के साथ रहने से मना करती है तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। और हाल के कुछ सुप्रीम कोर्ट के इशारे जैसे एसआर अश्विनी, दिनेश बनाम रीना के संदर्भ ये बताते हैं कि बेवजह साथ रहने से इनकार करना भी शायद एक आधार बने, पर कोर्ट इसकी बारीकी से जांच करेगा। ये कोई ऑटोमेटिक रूल नहीं है। ओके। और पांचवा हो सकता है पति पर कोई नई बड़ी जिम्मेदारी आ जाना। जैसे मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी का लंबा इलाज चल रहा है या दूसरे रिश्ते से बच्चे हैं जिनका पूरा खर्च उस पर आ गया है। कोर्ट इसे भी ध्यान में रख सकता है। छठा है आपसी समझौता। अगर दोनों पार्टियां आपस में ही तय कर लें कि भाई अब मेंटेनेंस कम होगा या बंद होगा और उस एग्रीमेंट को कोर्ट से मंजूर करवा लें। ये भी एक तरीका है। और सातवां, पति की परमानेंट असमर्थता। मतलब बुढ़ापा आ गया, कोई स्थायी विकलांगता हो गई या रिटायरमेंट के बाद कमाई का कोई जरिया ही नहीं बचा। आपने कुछ केसों का जिक्र किया था, वो राजनेश बनाम नेहा वाला फैसला 2020 का, वो इतना अहम क्यों माना जाता है? उसने क्या बदला? राजनेश बनाम नेहा वाकई गेम चेंजर था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस दी, मेंटेनेंस तय करने के लिए भी और उसे बदलने के लिए भी। सबसे बड़ी बात, दोनों पार्टियों के लिए अपनी इनकम, संपत्ति, देनदारी सबका एक एफिडेविट देना जरूरी कर दिया। अच्छा, इससे पारदर्शिता बढ़ी होगी। ने वो अनुमानित आय वाली बात पर भी जोर दिया कि अगर पत्नी काबिल होकर भी काम नहीं कर रही तो उसकी कमाई की क्षमता का अंदाजा लगाया जाए। और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को फिर से कंफर्म किया है। तो मेंटेनेंस बदलने के केस में ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या और भी हाल के कोई फैसले हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं कि कोर्ट अब पत्नियों की आर्थिक आज़ादी या कमाने की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दे रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसे किरण जोतमैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल, सुप्रीम कोर्ट 2024, या दिल्ली हाई कोर्ट का रीता राज वाला मामला। इनमें कोर्ट ने साफ कहा है कि मेंटेनेंस का मकसद पति पत्नी की दौलत बराबर करना नहीं है। इंटरेस्टिंग। इसका मकसद सिर्फ ये है कि अलग होने के बाद पत्नी अपनी जरूरतें पूरी कर सके। अगर पत्नी खुद कमा रही है, आत्मनिर्भर है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। कोर्ट्स का रवैया अब ये है कि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। वो कुसुम भाटिया 2019 वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करके जुर्माना भी लगा दिया था। कोर्ट को लगा कि ये सिर्फ पैसे ऐंठने की कोशिश है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पति अब आसानी से बच सकता है? मान लीजिए कोई जानबूझकर नौकरी छोड़ दे या कम सैलरी वाली नौकरी पकड़ ले। नहीं, अदालतें इतनी भोली नहीं है। शमीमा फारूकी 2015 केस में यही हुआ था। पति ने वीआरएस ले लिया और कहा अब पैसे नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, कहा यह तो जिम्मेदारी से भागने जैसा लगता है। कोर्ट इरादा देखता है। अगर पति जानबूझकर अपनी इनकम कम कर रहा है तो उसे कोई राहत नहीं मिलेगी। तो इन सभी फैसलों और कानूनों का मतलब निचोड़ क्या है? क्या मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहले ऑर्डर के बाद से सिचुएशन बदली है। ठीक। 3, पुनर्विवाह पर मेंटेनेंस खत्म। पत्नी की दूसरी शादी हुई तो मेंटेनेंस बंद। 4, कानून का मिसयूज नहीं चलेगा, कोर्ट झूठे दावों पर सख्त है। और 5, संतुलन बनाना।
आखिर में कोर्ट का काम दोनों की जरूरतों और क्षमताओं के बीच एक सही बैलेंस बनाना है। हमारे पास एक केस स्टडी भी है इसकी, एन संतोष कुमार बनाम एस प्रियदर्शनी, मद्रास हाईकोर्ट का। ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है, इसमें क्या हुआ था? हाँ, ये हालिया मामला जैसा सोर्स में 2025 का जिक्र है, दिखाता है कि ये सिद्धांत असल में कैसे काम करते हैं। कहानी यूं शुरू हुई कि पति ने आरसीआर का केस डाला एचएमए सेक्शन 9 में। मतलब वो चाहता था कि पत्नी वापस आके साथ रहे। ओके। पत्नी ने इसके जवाब में तुरंत एचएमए सेक्शन 24 में अंतरिम मेंटेनेंस की अर्जी डाल दी। उनका एक 5 साल का बच्चा भी था। पत्नी ने क्या कारण बताया अर्जी में? उसने कहा कि महंगाई है, बच्चे का स्कूल का खर्चा है और पति बस 8,000 रुपए महीना कमाता है, जो काफी नहीं है। निचली अदालत ने उसकी बात मान ली और पति को 15,000 रुपए महीना देने का ऑर्डर कर दिया जून 2024 में। रुको, 8,000 कमाने वाले को 15,000 रुपए देने का ऑर्डर? पति ने इसे चैलेंज किया होगा फिर? बिल्कुल। पति गया मद्रास हाईकोर्ट। उसकी मेन दलील थी कि पत्नी ने कोर्ट से अपनी इनकम छिपाई है। उसने सबूत में पत्नी की सैलरी स्लिप लगा दी, जिससे पता चला कि वो जुलाई 2018 से नौकरी कर रही थी और उसकी नेट सैलरी ही करीब 88,000 रुपए महीना थी। ग्रॉस तो 1 लाख से ऊपर थी। अरे बाप रे! पति ने कहा, ये तो पर्जरी है, मतलब कोर्ट में झूठी गवाही। तो जब हाईकोर्ट में ये बात खुली तो पत्नी ने क्या कहा? हाईकोर्ट में पत्नी ने पाला बदल लिया। कहने लगी कि उसने मेंटेनेंस अपने लिए नहीं, सिर्फ बच्चे के लिए मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? ये केस क्या सिखाता है हमें? हाईकोर्ट ने कई जरूरी बातें नोट की। पहली, ये साफ था कि पत्नी ने अपनी इतनी अच्छी सैलरी छिपाई थी। दूसरी, उसकी मेंटेनेंस की अर्जी क्लियर नहीं थी कि पैसा किसके लिए चाहिए। हाँ। तीसरे, और ये बहुत अहम है, कोर्ट ने कहा बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की बराबर है, कॉन्ग्रुएंट लायबिलिटी, सिर्फ पति की नहीं। चौथी, पति की इनकम सच में फिक्स नहीं थी। तो नतीजा क्या निकला? इन सब बातों को देखकर हाईकोर्ट ने निचली अदालत का ऑर्डर बदल दिया। मेंटेनेंस 15,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए महीना कर दिया और ये भी कहा कि पति ने जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए हर महीने अब तक दिए हैं, वो आगे के पेमेंट्स में एडजस्ट होंगे। इस केस पर किसी वकील की टिप्पणी भी थी शायद? हाँ, एडवोकेट मोहिनी मोना ने कहा था कि पति के वकील को लोअर कोर्ट में ही पर्जरी की एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी और उन्होंने एक टेक्निकल सवाल भी उठाया कि क्या आरसीआर के केस में एचएमए 24 के तहत सिर्फ बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। ये एक कानूनी पेच है, पर केस ये जरूर दिखाता है कि इनकम छुपाना महंगा पड़ सकता है और कोर्ट्स का रवैया अब बदल रहा है। ये तो हुई सारी कानूनी बातें, कोर्ट के फैसले। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। अगर किसी को मेंटेनेंस कम करवाना है तो उसे असल में करना क्या होगा? क्या स्टेप्स हैं? प्रोसेस सीधा है, पर सावधानी से करना होता है। 1, सबूत इकट्ठा करें। सबसे पहले तो पक्का करें कि आपके पास हालात बदलने के पुख्ता सबूत हैं। इनकम कम होने के पेपर्स या पत्नी की नौकरी कमाई के सबूत, जैसे सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, जो भी मिल सके। ठीक है, पहला कदम सबूत। फिर 2, वकील से मिले। किसी अच्छे फैमिली लॉयर से सलाह लें, वो बताएंगे कि आपका केस कितना मजबूत है और आगे कैसे बढ़ना है। 3, एप्लीकेशन फाइल करें। जिस कोर्ट ने ओरिजिनल मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया था, वहीं सीआरपीसी 127 या एचएमए के तहत अर्जी देनी होगी। साथ में एक एफिडेविट लगेगा जिसमें सारी वजहें और सबूतों का जिक्र होगा। और अर्जी देने के बाद 4, नोटिस और सुनवाई। कोर्ट आपकी अर्जी की कॉपी दूसरी पार्टी को भेजेगा। फिर सुनवाई की तारीखें मिलेंगी, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोर्ट मध्यस्थता, मीडिएशन के लिए भी कहे, जहां बातचीत से हल निकालने की कोशिश होती है। अगर कोर्ट मान जाता है तो 5, कोर्ट का ऑर्डर। अगर कोर्ट आपकी बात से सहमत होता है तो वो मेंटेनेंस की रकम बदलने का नया ऑर्डर जारी करेगा। ये नया ऑर्डर आमतौर पर अर्जी देने की तारीख से लागू माना जाता है। 6, ऑर्डर का पालन करें। फिर बस नए ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट करना है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में अंदाजन कितना टाइम लग जाता होगा? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है। केस कितना पेचीदा है, कोर्ट में कितना काम है, पार्टियां कितना सहयोग करती हैं, सब पर निर्भर करता है। पर हाँ, आमतौर पर 3 महीने से लेकर साल भर या उससे ज्यादा भी खिंच सकता है। अगर मीडिएशन सफल हो जाए तो जल्दी हो जाता है। इस सब में किन चीजों को लेकर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए? कोई चेतावनी? हाँ, कुछ बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। पुराना पेमेंट कभी न रोकें। जब तक कोर्ट नया ऑर्डर ना दे, पुराने ऑर्डर के हिसाब से पैसे देते रहें।
चूकना नहीं है, कोर्ट इसे बहुत गंभीरता से लेता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। टैक्स का ध्यान रखें। आजकल पत्नी को जो मेंटेनेंस मिलता है वो उसकी इनकम मानी जाती है, उस पर टैक्स लग सकता है, और पति को इस पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। सही कोर्ट में जाएं, अर्जी वहीं लगानी है जहां से पहला ऑर्डर हुआ था या जहां पत्नी रहती है। खर्चे का अंदाजा रखें। कोर्ट कचहरी में खर्चा होता है, वकील की फीस, कोर्ट फीस, तो अगर समझौते से बात बन सकती है तो वो बेहतर रहता है अक्सर। तो कुल मिला के आज की इस पूरी चर्चा से ये बात तो साफ है कि भारत में मेंटेनेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार तय हो गई तो बस हमेशा के लिए हो गई। हाँ बिल्कुल। ये बदल सकती है अगर हालात वाकई बदलें, खासतौर पर अगर पत्नी कमाने लगे, आत्मनिर्भर हो जाए या पति सच में मुश्किल में आ जाए। अदालतें इंसाफ और जरूरत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। सही कहा। और वो कानून का गलत इस्तेमाल भी रोकना चाहती हैं। राजनेश बनाम नेहा जैसे बड़े फैसले और एन संतोष कुमार जैसे हालिया केस दिखाते हैं कि अब पत्नी की पढ़ाई, काबिलियत और कमाने की क्षमता को भी बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। बिल्कुल सही। और ये याद रखना जरूरी है कि हर केस अलग होता है, उसके अपने तथ्य, अपने सबूत होते हैं। कानून का मकसद किसी जरूरतमंद की मदद करना है, पर हाँ, किसी को नाजायज फायदा उठाने या दूसरे को तंग करने का लाइसेंस देना भी नहीं है। तो प्रोसेस फॉलो करना और अपनी बात साबित करने के लिए अच्छे सबूत देना, यही कुंजी है। इन सभी स्रोतों को देखते हुए और जो बातें हमने की, उसके आधार पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। समाज बदल रहा है ना? हाँ, हो रही है। तो क्या ऐसे में मेंटेनेंस कानूनों का जो पारंपरिक आधार था कि पत्नी अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष होती है, क्या वो आधार अब धीरे धीरे बदल रहा है? क्या भविष्य में कोर्ट के लिए कमाने की क्षमता वाला पहलू और भी ज्यादा अहम हो जाएगा, खासकर उन मामलों में जहां पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे और काबिल हैं? ये एक सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर और विचार विमर्श होगा, इसमें कोई शक नहीं। इस गहरी और वाकई जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जानकारी हमारी सुनने वालों के काम आएगी।